जापान दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और आप भी इस बात से सहमत होंगे। बहुत से टूरिस्ट अपना यही एक्सपीरियंस बताते हैं कि वहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। जापान के लोग शिनो और बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनके कल्चर में भी उसकी झलक नजर आती है और इसीलिए जापान से आकर्षित होकर इंग्लैंड की लिंडसे हॉकर 2006 में जापान को एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। लिंडसे का जन्म 30 दिसंबर 1984 इंग्लैंड के कोवेंट्री नामक शहर में हुआ था। लिंडसे बचपन से ही काफी स्मार्ट थी और पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उसका काफी रुझान था। 2006 में लिंडसे ने फर्स्ट क्लास ऑनर्स से बायोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और मास्टर्स करने से पहले उसने सोचा क्यों ना जापान को एक्सप्लोर किया जाए। लिंडसे क्योंकि परिवार में काफ़ी चहेती थी तो वो कोशिश करते हैं कि लिंडसे जापान ना जाए, लेकिन उसकी इच्छा को देख वो उसे रोक नहीं पाते। अक्टूबर 2006 जापान आने के बाद लिंडसे ने खुद को टीचर के लिए नोवा में एनरोल किया। नोवा जापान का टॉप इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, जहां वो हफ्ते में 6 दिन इंग्लिश क्लासेस देती थी। लिंडसे पहले टोक्यो में रहती थी, लेकिन किराया ज़्यादा होने की वजह से 2 और टीचर्स के साथ शिवा में शिफ्ट हो गई। जापान में अधिकतर लोग यातायात के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं और ये बात बहुत आम है। लिंडसे भी ऐसा ही करती थी। एक दिन जब वो अपनी क्लास खत्म करके अपनी साइकिल पिक करने के लिए शिवा स्टेशन जाती है, साइकिल का लॉक खोलते हुए उसे पीछे से एक आवाज आई, आप मेरी इंग्लिश टीचर हो ना? लिंडसे पीछे मुड़ के उस अनजान लड़की को देखती है और कुछ सेकंड सोचने के बाद कहती है, नहीं, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। लड़का कहता है, ओह अच्छा, मुझे लगा आप मेरी इंग्लिश टीचर हो। मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत मन है, लेकिन कोई अच्छी टीचर नहीं मिलती। क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हो? लिंडसे यह कहकर कि वो बहुत बिजी रहती है, वहां से चली गई। वो लड़का उसके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाता है और ये देख के लिंडसे बहुत डर जाती है, पर तभी वो लिंडसे से एक गिलास पानी मांगता है। भाग भाग के उस लड़के की सांस फूल रही थी। उसकी हालत देख के वो उसे मना नहीं कर पाती और अपने घर ले जाती है। वहां लिंडसे उस लड़के को पानी देती है और साथ ही अपने रूममेट से मिलवाती है। जाते जाते वो लिंडसे को इंग्लिश क्लास के लिए $32 प्रति घंटे देने का प्रस्ताव रखता है। $32 प्रति घंटे यानी 2500 रुपये के आसपास। जापान जैसे देश में रहने के लिए वो प्रस्ताव बुरा नहीं था। वो मान जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ कि काम के अलावा और कोई बात नहीं होगी। वो लड़का खुश होकर एक कागज लेता है, उसके ऊपर लिंडसे का स्केच बना के अपना नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख के लिंडसे को दे के चला जाता है। उस कागज पे लिखा था तात्सुया इचिहाशी। 24 मार्च 2007 लिंडसे इचिहाशी को इंग्लिश क्लास के लिए पास वाले कैफे में बुलाती है। वहां वो 1 घंटा रहते हैं और अब घर जाने का समय था। इचिहाशी पेमेंट करने के लिए अपने बटुए को ढूंढता है, फिर उसको याद आता है कि वो तो बटुआ घर ही भूल गया। कुछ सेकंड शांत रहने के बाद वो लिंडसे को कहता है कि मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है, तो तुम घर से पेमेंट लेके अपनी क्लास चली जाना। लिंडसे को भी लेट हो रहा था, तो वो टैक्सी लेते हैं और घर पहुंचने पे लिंडसे टैक्सी को 5 मिनट रुकने को कहती है। 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन लिंडसे वापस नहीं आती और फिर टैक्सी भी चली जाती है। सुबह से रात हो जाती है
लेकिन लिंडसे घर नहीं आती। परेशान होकर लिंडसे के रूममेट पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। 26 मार्च 2007 मंडे को जब लिंडसे 2 दिन बाद भी क्लास के लिए स्कूल नहीं आती, तब स्कूल वाले उसके घर और रूममेट से इस बारे में बात करते हैं। सबकी परेशानी और बढ़ जाती है और फिर स्कूल वालों की तरफ से लिंडसे की मिसिंग कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाता है। रूममेट्स बताते हैं कि लिंडसे सैटरडे को सुबह 9 बजे तात्सुया इचिहाशी नामक लड़के को पास वाले कैफे में इंग्लिश क्लास देने गई थी। इचिहाशी के द्वारा बनाए गए स्केच वाले पेपर से पुलिस इचिहाशी के घर पहुंचती है, लेकिन उनके पास परमिशन नहीं होती, तो वो घर के बाहर ही इंतजार करते हैं। बहुत देर हो जाती है, लेकिन वो एक बार भी बाहर नहीं आता। पुलिस पड़ोसी की बालकनी से देखती है कि इचिहाशी ने बाथ टब निकाल के बालकनी में रखा हुआ है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन वो एक बार भी बाहर नहीं आता। पड़ोसी भी बताते हैं कि घर से बहुत सारा शोर आ रहा था। पुलिस सावधान हो जाती है और 7 पुलिस वालों को 7 बजे तक बैकअप के लिए तैयार रखती है। तभी इचिहाशी अपने कंधे पे एक बस्ता लिए घर से बाहर आता है और पुलिस वालों को देख हड़बड़ा जाता है। पुलिस और उसके बीच झड़प होती है और इतने में वो पुलिस के हाथ से निकल जाता है। 27 मार्च 2007 इचिहाशी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है। साथ ही उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ। दूर से बालकनी में रखे टब में किसी का हाथ नजर आता है। जब पुलिस पास जाती है तो वो देखती है कि पूरा टब मिट्टी और कुछ ऐसे पदार्थों से भर रखा है जिससे चीजें गल जाएं। उसी मिट्टी के नीचे लिंडसे की निवस्त्र लाश मिलती है, जिसके सर से बाल गायब होते हैं। ये खबर लिंडसे के परिवार को दी जाती है और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा होती है। 29 मार्च 2007 को पुलिस इचिहाशी के वांटेड पोस्टर निकालती है। लिंडसे के माता पिता भी जापान पहुंचते हैं और मीडिया में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। समय के साथ जांच ढीली हो जाती है और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में इचिहाशी पुलिस की नजरों से बच के निकलने में कामयाब होता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसी कोई जगह न थी जहां उसने अपने ठिकाने न बदले हों। जापान के आसपास ऐसे बहुत से द्वीप हैं जहां आपको विश्व युद्ध के समय के बंकर मिलेंगे। इचिहाशी काफी समय तक ओकिनावा के इन्हीं बंकर में छुपा रहा। इसी बीच उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे में काफी बदलाव किए। नाक, आंखें, मुंह के आकार को कैंची और धागे की मदद से बदल दिया, लेकिन फिर भी उसको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो नवंबर 2009 में प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए ओसाका के नगोया क्लिनिक में आता है और वहां डॉक्टर पहली नज़र में उसके चेहरे को देख समझ आता है कि उसने खुद से चेहरे में कई बदलाव किए हैं। सर्जरी करने से पहले डॉक्टर इचिहाशी की तस्वीर लेता है और वही डॉक्टर बाद में पुलिस को इचिहाशी की खबर देता है। खबर मिलते ही पुलिस इनाम की रकम 1 मिलियन येन से बढ़ाकर 10 मिलियन येन रख देती है। 10 मिलियन येन यानी 63 लाख रुपए। और साथ ही इचिहाशी के नए वांटेड पोस्टर निकालती है। अब इचिहाशी के पास बचने का एकमात्र ही रास्ता है और वो यही है कि वो ओसाका से निकल के फिर से ओकिनावा के किसी बंकर में छुप जाए। ओसाका से ओकिनावा जाने के लिए वो फेरी पोर्ट के लिए रवाना होता है। फेरी पोर्ट पहुंचने पे वहां एक कर्मचारी इचिहाशी को पहचान लेता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पलक झपकते ही इचिहाशी पुलिस की गिरफ्त में होता है। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी।
तत्सुया इचिहाशी का जन्म 5 जनवरी 1969 में एक डॉक्टर दंपति के घर में हुआ। माँ बाप चाहते थे कि वो भी डॉक्टर बने, लेकिन मेडिकल एग्जाम्स में क्वालिफाई ना होने की वजह से उसने 2005 में हॉर्टिकल्चर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। 8 महीने बाद ट्रायल शुरू होता है और ऑटोप्सी में सामने आता है कि लिंडसे की मौत गर्दन टूटने की वजह से हुई थी। साथ ही उसने काफी देर तक इचिहाशी का सामना किया, इसीलिए उसके शरीर पे अनगिनत चोट के निशान थे। इचिहाशी मानता है कि उसने लिंडसे का बलात्कार किया, लेकिन उसे मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो बस उसकी आवाज बाहर जाने से रोक रहा था। सुनवाई से पहले इचिहाशी अपनी एक बुक भी पब्लिश करता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे वो 2 साल पुलिस की नज़रों में धूल झोंकता रहा और उस किताब से आने वाला पैसा वो लिंडसे के माता पिता को देगा। लिंडसे के माता पिता इसे सजा से बचने का तरीका बताते हैं। 21 जुलाई 2001 को इचिहाशी को उम्र कैद की सजा होती है। लिंडसे के माता पिता चाहते थे कि उसे मौत की सजा हो, लेकिन जापान में मौत की सजा बहुत कम होती है और दूसरा कोर्ट को लगा कि इचिहाशी की उम्र अभी सिर्फ 32 साल है और उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। लिंडसे भी सिर्फ 22 साल की थी और उसका बहुत उज्जवल भविष्य उसके सामने था, परंतु कानून ये सब नहीं देखती। इस घटना से हमें यह सबक मिलता है कि अगर इचिहाशी के जैसे कोई अनजान आपका पीछा करता है तो उसे पानी ना देके उसकी रिपोर्ट पुलिस में करवानी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या लिंडसे ये घटना अपने साथ होने से रोक सकती थी? फिर मिलते हैं।